Hello guys, today I'm going to start with the introduction part of CPC। आज हम CPC के इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़रूरी भी है। कब आया ये इंटू फोर्स में, क्या इसका मतलब है, क्या ये प्रोसीजरल है, क्या इसका ऑब्जेक्ट है, कहाँ ये एप्लीकेबल है एंड मैनी मोर्स। तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन में सीपीसी के सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये कब केम इनटू फोर्स, मतलब फोर्स में कब आया था। ये डेट मेंस प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो ये 1 जनवरी 1909 में आया था। अब जो हमारा सीपीसी है वो हालांकि वो प्रोसीजरल लॉ है मगर सब्सटेंटिव लॉ भी है। अगर सब्सटेंटिव लॉ नहीं होगा तो प्रोसीजरल लॉ भी नहीं होगा, क्योंकि सब्सटेंटिव लॉ प्रोसीजरल लॉ दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। बिकॉज सब्सटेंटिव जो लॉ है हमारा वो डिटरमाइन करता है राइट एंड लायबिलिटीज़ ऑफ द पार्टीज़। इसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आता है, इंडियन पीनल कोड आता है। ठीक है, अगर जब तक किसी इंसान का राइट ही वॉलेट नहीं होगा, हाउ द प्रोसीजरल लॉ केम इनटू द पिक्चर। सो इन ऑर्डर टू प्रोसीजरल लॉ को लाने के लिए पिक्चर में सब्सटेंटिव लॉ का होना भी ज़रूरी है। तो सब्सटेंटिव लॉ का मेनली मतलब ये है कि जैसे कि हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं तो उसमें 2 पार्टीज़ होती हैं। 2 पार्टीज़ एक कॉन्ट्रैक्ट में आती हैं, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करती हैं। अगर एक पार्टी उसको फॉलो नहीं करती है तो दूसरे का राइट वॉयलेट होता है, जिसके लिए प्रोसीजरल लॉ आता है, जो कि एक मैनर बताता है, एक प्रैक्टिस, एक प्रोसीजर बताता है, मशीनरी बताता है कि उस राइट और लायबिलिटी को कैसे इन्फोर्स करवाया जाए। जैसे कि इंडियन एविडेंस एक्ट, सीपीसी, सीआरपीसी। सीपीसी इसलिए ही एक प्रोसीजरल लॉ है और सीपीसी के उसमें आप देखें कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, तो ये अपने आप में ये बता रहा है कि एक प्रोसीजर है। ठीक है, और ये एडजेक्टिव लॉ भी है, बिकॉज एडजेक्टिव लॉ का मतलब है कि ना तो ये कोई राइट को टेक अवे करता है, ना ही किसी राइट को देता है, क्रिएट भी नहीं करता, टेक अवे भी नहीं करता। ये सिर्फ एक प्रोसीजर को रेगुलेट करने के लिए को सिविल कोर्ट्स के द्वारा फॉलोड किया जाता है। ठीक है, ये बात हो गई हमारी 2 लॉज की। सीपीसी प्रोसीजरल लॉ है। ठीक है, और अब हम आते हैं ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट जो है हमारा सीपीसी का वो ये है कि ये 2 कामों को करता है। एक, कंसोलिडेट द लॉ एंड सेकेंडली अमेंड द लॉ। कंसोलिडेट का मतलब है कि कलेक्ट करना ऑल द लॉज रिलेटिंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर उसके रिगार्डिंग जितने भी लॉज हैं उनको कलेक्ट करना। और अमेंड द लॉ का मतलब कि टाइम टू टाइम अमेंड करना। अगर कोई, जैसे कि आपका प्लेंट होता है, इसमें प्लेंट है, रिटन स्टेटमेंट्स हैं जो हम आगे भी पढ़ेंगे। तो प्लेंट में अगर कोई खामियां होती हैं तो कोर्ट कहता है ना कि आप अमेंडमेंट करें इसमें। ठीक है, अगर किसी ने एड्रेस गलत लिख दिया या कुछ मिस हो गया जो कोर्ट को लगता है कि होना चाहिए, या फिर ऑन द सफिशिएंट ग्राउंड, अगर उनको लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड है अमेंडमेंट करने का तो वो अमेंड करवाते हैं। ठीक है, तो यही इसके 2 ऑब्जेक्ट हैं। इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट लीडिंग केस था जो है प्रेम लाला नाहटा चांदी प्रसाद शिकारिया 2007 का ही केस है। इसमें ये था कि
ऑब्जेक्ट को ही इसमें डिफाइन किया गया है। इसमें बताया कि कोर्ट जो है कंसोलिडेट कर सकती है, अमेंड कर सकती है लॉज को रिलेटिंग टू द प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट ऑफ सिविल जुडिकेचर, ठीक है। मगर इसका एसेंशियल ऑब्जेक्ट है कंसोलिडेट द लॉ रिलेटिंग टू द सिविल प्रोसीजर, तो इसमें ऑब्जेक्ट को ही डिफाइन किया गया। अब हम आते हैं एक्सटेंड एंड एप्लीकेबिलिटी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो कोड है वो होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है, इवन ऑन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर द एबोलिशन ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मगर ये स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज़ पे अभी भी नहीं लागू होता। ये जो हमारा कोड है ये इंक्लूड करता है, मतलब इसकी एप्लीकेबिलिटी और एक्सटेंड इंक्लूड करती है अमिंदवी आइलैंड, ईस्ट गोदावरी, विशाखापट्टनम एजेंसी इन स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप एंड इवन द शेड्यूल एरियाज बाय द अमेंडमेंट एक्ट 1976। उसके एप्लीकेशन के बाद, ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में, उसके बाद से जो हमारा कोड है वो शेड्यूल एरियाज़ पर भी एक्सटेंडेड है, एप्लीकेबल है, ठीक है। ये आपको याद रखना है बिकॉज़ ये चीज़ें बहुत बार पूछी जाती हैं। नाउ हम आ जाते हैं नेक्स्ट पर। इसका स्कोप क्या है? स्कोप ये है, क्या कोड एग्जॉस्टिव है या नहीं है? ये भी प्री में बहुत बार पूछा जाता है, क्या सीपीसी एग्जॉस्टिव है या नहीं है? तो इसका आंसर है कि सीपीसी एग्जॉस्टिव नहीं है। सीपीसी बहुत वाइड है इसका स्कोप, इसमें बहुत चीज़ें आती हैं, इसलिए एग्जॉस्टिव नहीं है। इसमें एक बात लिखी है कि नथिंग, कुछ भी इस कोड में shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the court to make such orders as may be necessary for the first the end of justice and to prevent abuse of the process of the court, ठीक है। कुछ भी ऐसा कोड में है ही नहीं जो लिमिट कर सके या अफेक्ट कर सके इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट हैज़ बीन गिवन अंडर सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी। तो इसमें ये साफ साफ लिखा है कि कुछ भी ऐसा कोड में है ही नहीं कि वो लिमिट कर सके या अफेक्ट कर सके इनहेरेंट पावर को कोर्ट की, कि वो टू मेक सच ऑर्डर्स, बनाने से रोक सके उन ऑर्डर्स को जो कि नेसेसरी है फॉर द एंड ऑफ जस्टिस। अगर एंड ऑफ जस्टिस की बात आती है, या फिर दूसरी की प्रिवेंट करना अब्यूज़ ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट के प्रोसेस के अब्यूज़ से बचाने के लिए, एंड ऑफ जस्टिस करने के लिए अगर कोई ऑर्डर पास करने की क्षमता है तो उसको कोई भी कोड में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो उस कोड की इनहेरेंट पावर को लिमिट या अफेक्ट कर सके, ठीक है। ये तो हो गई बात स्कोप की। अब चलते हैं हम बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पे, जो कि ये भी प्री में बहुत बारी पूछा जाता है कि कोड जो है हमारा वो कॉन्स्टिट्यूशन उसका क्या है, मतलब, ठीक है। हमारा कोड में दो चीज़ें हैं, एक सेक्शंस हैं, एक ऑर्डर्स एंड रूल्स हैं, ठीक है। सेक्शंस कितने हैं? 158 टोटल सेक्शन हमारे कोड में है, और ऑर्डर्स एंड रूल्स जो हैं वो 51 ऑर्डर्स हैं। ये बहुत याद रखने वाली बात है, ठीक है। जो सेक्शन हैं वो डील करते हैं विद द प्रोविजंस ऑफ सब्सटेंटिव नेचर, ठीक है। सब्सटेंटिव नेचर की प्रोविजंस से डील करते हैं सेक्शन 158, जो पूरे सारे सेक्शन हैं जो ले डाउन करते हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ जुरिस्डिक्शन। प्रिंसिपल ऑफ जुरिस्डिक्शन को वो दिखाते हैं कि कौन सी कोर्ट की कैसी जुरिस्डिक्शन होगी, कितनी जुरिस्डिक्शन होगी। सेकेंडली, ये एक फंडामेंटल है और इसको अमेंड भी नहीं किया जा सकता, और अगर अमेंड किया जाएगा तो बाय द लेजिस्लेचर ही वो अमेंड कर सकता है, लेजिस्लेचर ही इसे अमेंड कर सकता है।
अगर हम बात करें ऑर्डर्स की, तो ये ऑर्डर्स जो हैं और रूल्स जो हैं ये प्रोसीजर से रिलेटेड है। जो हमने पहले पढ़ा था कि सब्सटैंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ, तो सेक्शन 158 जो टोटल सेक्शन है दे आर ऑफ सब्सटैंटिव नेचर, वेयर एज ऑर्डर्स एंड रूल्स जो हैं जो 51 हैं दे रिलेट टू द प्रोसीजर एंड द मेथड, मैनर एंड मोड इन विच द जुरिस्डिक्शन में बी एक्सरसाइज्ड। उसमें जनरल प्रिंसिपल ऑफ जुरिस्डिक्शन बताया गया है सेक्शंस में, वहाँ पे ऑर्डर्स में जो है मेथड, मैनर, मोड बताया गया है जिसमें उस जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज किया जाएगा। सेकेंडली हमने पढ़ा था कि सेक्शंस में अमेंडमेंट्स नहीं होती, सिर्फ लेजिस्लेचर ही अमेंडमेंट्स कर सकता है, मगर ऑर्डर्स जो हैं वो अमेंडमेंट के लायक होते हैं। दे कैन बी अमेंडेड बाय द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ही अमेंड कर सकता है उसको। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है जो बहुत ज़रूरी है, जो कि प्री में तो ज़रूर पूछी जाती है, वो ये है कि अगर रूल्स जो है इनकन्सिस्टेंट होते हैं विद द सेक्शन, अगर रूल्स कॉन्ट्रोवेंशन में हैं, ऑपोजिट चल रहे हैं सेक्शंस के, तो क्या होगा, तो सेक्शंस ही प्रिवेल करेंगे, सेक्शंस की ज़्यादा पावर होगी देन द रूल्स। ठीक है, अगर रूल और सेक्शंस में से अगर कोई फॉलो करना है तो हम पहले सेक्शन को फॉलो करेंगे, ना कि रूल्स को। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।